रिबॉर्न ऑफ माई डेविल पिया। एपिसोड 40। 25 साल बाद सबकी जिंदगियां खुशनुमा चल रही थी। सब अपनी अपनी लाइफ में खुश थे। सबको अपना मनपसंद का जीवन साथी मिला था। वही एक बड़े से कमरे में एक लड़की बेड पर सोई हुई थी। उसके पास चारों तरफ बेड पर बिखरे हुए थे। उसके चेहरे की मासूमियत उसके चेहरे की रौनक को बढ़ा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में होती चंचलता इस बात का सबूत थी कि वह जितनी मासूम है उससे कहीं ज्यादा नटखट और शैतान है। तभी उसे लड़की के कमरे का दरवाजा खुलता है और कमरे में एक साथ 4 लड़के इंटर करते हैं। उसे लड़की को इतने आराम से और प्यार से सोता हुआ देखकर उन चारों लड़कों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। चारों लड़के थे युवराज रावत अभिमन्यु का बेटा, आरव मित्तल अभियान का बेटा, अथर्व रावत रेहान का बेटा, आदित्य सिंघानिया सूरज का बेटा। इन चारों लड़कों की जान थी हमारी मासूम सी मन्नत, चारों भाइयों की लाडली और सबसे ज्यादा इस घर की शैतान, क्योंकि अकेली बेटी जो थी परिवार की, तो सबसे ज्यादा शैतानी भी उसके अंदर थी। लेकिन जब गुस्सा आता था तो अच्छे अक्षरों की हालत खराब कर दिया करती थी। उसके गुस्से से सब बहुत डरते थे, क्योंकि सबको मालूम था कि जब उसे गुस्सा आता है तो वह गुस्से में बिल्कुल सनम पर चली जाती है। इसीलिए ज्यादातर सब लोग उसकी हर एक बात को मानते थे। वह जितनी मासूम और चंचल थी उससे भी कहीं ज्यादा वह इंटेलिजेंट थी। चारों उसके आसपास आकर बैठ जाते हैं। तभी युवराज की आवाज मन्नत के कानों में जाती है, उठ जाओ गुड़िया, कब तक सोती रहोगी? आज तो तुम्हारे कॉलेज का फर्स्ट डे है ना। अगर तुम लेट हो गई तो तुम वहां नए फ्रेंड्स कैसे बनाओगी और नई नई शैतानियां कैसे करोगी? युवराज की बातें सुनकर बाकी के तीनों लोग हंसने लगते हैं। तभी उन चारों के कान में एक रूठी हुई आवाज पड़ती है, आप बहुत गंदे हो भाई, आप सब लोग हमेशा मुझे परेशान करते हो। मैं दादू से आप चारों की शिकायत करूंगी और फिर देखना डैडी और दादू दोनों मिलकर आपको मारेंगे। फिर मेरे पास मत आना कि मन्नत बचा लो। चारों रूठी हुई मन्नत की तरफ देखते हैं तो मन्नत अपना मुंह खुलकर वहां से बाथरूम की तरफ चली जाती है। वह चारों उठकर मन्नत के कमरे को सही करते हैं और उसके बाद कमरे से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन युवराज वही रहकर उसके कपड़े निकाल कर बेड पर रख देता है और कॉलेज के लिए उसका बैग रेडी कर देता है और उसके फोन को चार्ज पर लगा देता है। सब चीज परफेक्ट करने के बाद वह वहां से बाहर निकल जाता है। जब नीचे उतर के डाइनिंग टेबल पर पहुंचते हैं तो सब लोग उनकी तरफ देखकर कहते हैं, उठाया है अपनी गुड़िया को? चारों हमें अपनी गर्दन हिलाकर वही अपनी अपनी चेयर्स पर बैठ जाते हैं। तभी अभिमन्यु की सर्द और ठंडी आवाज उन चारों के कानों में पड़ती है, अगर आप अपनी बहन के सारे काम कर दिए हैं तो जरा मीटिंग की तैयारी भी कर दीजिए। अभिमन्यु की बात सुनकर वह चारों चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करने लग जाते हैं, क्योंकि वह जानते थे वह सबसे पंगा ले सकते हैं, लेकिन वह अभिमन्यु से पंगा नहीं ले सकते थे। इसलिए वह चारों जल्दी से ब्रेकफास्ट कर कर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वही हमारी प्यारी सी मन्नत अपना ब्रेकफास्ट कर कर अपने पापा के साथ कॉलेज के लिए निकल जाती है। एसआर इंटरनेशनल कॉलेज, ये कॉलेज पूरे वर्ल्ड का बेस्ट कॉलेज था। यहाँ पर सब काबिल स्टूडेंट ही पढ़ते थे। हमारे मन्नत की पढ़ाई में टॉप थी, क्योंकि जितना वह शैतानी देने में और दूसरों को परेशान करने में थी उससे कहीं ज्यादा वह इंटेलिजेंट थी। अगर वह किसी चीज को एक बार देख लेती या पढ़ लेती तो वह उसे चीज को कभी भूल नहीं सकती थी। अभिमन्यु मन्नत को कॉलेज के गेट पर उतार देता है। मन्नत अभिमन्यु की तरफ देखकर कहती है, पापा अब आप घर जाए, मनाता बड़ी हो गई है ना, तो वह खुद से कॉलेज चली जाएगी और आप फिक्र ना करें, मन्नत किसी को नहीं बताएगी कि वह आपकी बेटी है, क्योंकि सब लोग फिर मुझे परेशान करेंगे ना मुझे झूठी दोस्ती दिखाएंगे। अभिमन्यु प्यार से मन्नत किस पर हाथ रखकर कहता है, हाँ मेरे बच्चे, लेकिन सबसे में बात, अगर कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ भी होता है तो सबसे पहले मुझे फोन करोगी। आप अपने भाइयों से पहले भी सिर्फ मुझे फोन करेंगे। हंसते हुए कहती है, पापा आप भाइयों से कितना जलते हैं ना, जैसे आप मेरे पापा हैं ना ऐसे ही वह चारों मेरे भाई हैं। आप सबका मेरी जिंदगी में अलग अलग योगदान है और मैं सबको पर आपको प्यार करती हूँ। मन्नत की जिंदगी में सब कुछ इक्वल है, तो आपको जलने की जरूरत नहीं है। जैसे आप माँ के साथ होते हो तो मैं भी तो नहीं जल्दी आपसे, लेकिन फिर भी आप हमेशा मुझसे जलते रहते हैं। एक बार फिर मन्नत के माथे को चुनकर उसे कॉलेज के अंदर भेज देता है और खुद थोड़ी देर वहीं खड़े होकर देखता रहता है। तभी अभिमन्यु अपने एक खास बॉडीगार्ड को कॉल करके कहता है, मैं तुम्हारा एडमिशन मन्नत के कॉलेज में करवा दिया है, तुम हर पल एक साया बनकर मन्नत के साथ रहोगे, मेरी बेटी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सामने से यस सर की आवाज आती है। तभी अभिमन्यु कहता है, मैंने अपनी बेटी की फोटो और डिटेल्स तुम्हें भेज दी है, चेक कर लो। अभिमन्यु के फोन रखते ही एक अंधेरे कमरे में बैठा लड़का उसे तस्वीर को देखकर कहता है, तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल कर और तुम्हारे आप से बदला लेने के लिए मैं ये बॉडीगार्ड बना हूँ। अब तुम देखो मैं कैसे तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें तुम्हारे परिवार से दूर करता हूँ। तुम्हारा बाप देखता रह जाएगा और मैं तुम्हें उन सब की जिंदगियों से आजाद कर दूंगा। पीछे से आवाज आती है, ऐसा ना हो कि उनको बर्बाद करते करते तुम खुद बर्बाद हो जाओ। अपने सामने खड़ी अपनी माँ को देखकर वह लड़का कहता है, आप हमेशा उनके पक्ष क्यों लेती है मोम, जबकि आप अच्छे से जानती हैं कि पापा की बर्बादी में और फिर उनके सुसाइड में सबसे ज्यादा अगर किसी का हाथ था तो वह रावत फैमिली का था।
उसके पीछे खड़ी उसकी माँ कहती है, हमेशा आंखों देखा सच नहीं होता बेटा, इसलिए कह रही हूँ पहले पूरी सच्चाई पता कर ले, कहीं बात में कुछ गलत ना कर दे और फिर तू जब सही करने जाए तो सब कुछ बिखर जाए तेरे हाथ से, इसलिए कह रही हूँ खुद को शांत कर और पूरी सच्चाई पता लगा। क्यों क्यों तेरे पापा को अभिमन्यु रावत ने बर्बाद किया था? क्यों तेरे पापा अभिमन्यु रावत से दुश्मनी किए थे? ऐसा क्या हुआ था कि अभिमन्यु ने तुम्हारे पापा के बिजनेस को बर्बाद कर दिया? जहाँ तक मैं जानती हूँ अभिमन्यु कभी भी किसी गलत चीज का साथ नहीं देता, जरूर तुम्हारे पापा ने कुछ गलत किया होगा। वह लड़का जोर से चिल्लाते हुए कहता है, क्या रिश्ता है आपका अभिमन्यु रावत के साथ जो आप हमेशा उसकी तरफदारी करती रहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने और उसे अभिमन्यु रावत ने मिलकर मेरे पापा को मारा हो और कहीं आप उसकी कोई हिडन माशूका टू नहीं हो? अपने बेटे की बात सुनकर वह औरत अपनी आंखों में नमी भर के रहती है, तुम भी अपने आप की तरह ही हो, तुम्हारे बाप ने मुझ पर कभी भरोसा नहीं किया था तो तुम कैसे कर सकते हो? आखिर हो तो तुम इस आदमी का गंदा खून। एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, तुम अगर तुम्हारी वजह से उसे मासूम लड़की की जिंदगी खराब हुई या कुछ भी हुआ तो तुम्हें अपने हाथों से गोली मार दूंगी मैं, याद रखना इस बात को। औरत कहाँ से चली जाती है और वह लड़का सामने पूरी रावत फैमिली की तस्वीर को देखकर कहता है, एक एक को बर्बाद कर दूंगा मैं, देखना। और मैं जानता हूँ इस परिवार की कमजोरी है मन्नत रावत, और आप बर्बाद तो मन्नत रावत को ही होना है, क्योंकि मैं कभी भी उसे लड़की की परछाई को भी अपने ऊपर नहीं पड़ने दूंगा। अब मैं एक बॉडीगार्ड बनकर नहीं बल्कि स्टॉकर बनाकर उसे बर्बाद करूंगा, क्योंकि तुम्हारे बाप में तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे दी है। मेरे जाने से पहले अगर तुम्हारे साथ कुछ हो जाए तो उसका दोष मुझ पर तो नहीं आएगा। जोर जोर से हंसने लगता है, उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि आने वाले तूफान का संदेश दे रही थी। युवराज तुरंत अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो जाता है और उसके साथ ही उसकी बाकी के तीनों भाई भी। वह सब युवराज की तरफ देखकर कहते हैं, क्या हुआ युवराज, तुम इतनी परेशान क्यों हो? भाई कुछ गलत होने वाला है मेरी गुड़िया के साथ और यह मेरा दिल कह रहा है। ऐसा करते हैं, आज ऑफिस का काम रहने देते हैं, हम चारों मिलकर गुड़िया के कॉलेज चलते हैं। अगर उसे हमारी जरूरत हुई तो अगर एक दिन वह क्लास बंक भी कर देगी तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ना भाई। चारों भाई वहां से तुरंत ही मन्नत के कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। मन्नत कॉलेज में आने के बाद सीधा अपनी क्लास में चली गई थी, क्योंकि उसे कॉलेज में रैगिंग वगैरह कुछ नहीं होती थी, इसलिए किसी नए स्टूडेंट को डरने की या घबराने की जरूरत नहीं थी। मन्नत अपनी क्लास में बैठी हुई थी, तभी उसके पास एक लड़की आकर बैठ जाती है और कहती है, तुम बहुत क्यूट हो। मन्नत मुस्कुराकर उसे लड़की को थैंक यू बोल देती है, तभी वह लड़की उसे हाथ मिलाकर रहती है, दोस्ती करोगे मुझसे? मन्नत हाँ बोल देती है। तभी लंच टाइम हो जाता है और सारे बच्चे कैंटीन की तरफ जाने लगते हैं। तभी वह लड़की मन्नत से कहती है, चलो ना मैं तुम्हें गार्डन घूम कर लाती हूँ, कॉलेज के पीछे बहुत अच्छा गार्डन है। मन्नत जाना तो नहीं चाहती थी लेकिन फिर वह चली जाती है, उसे लगा कहीं उसकी नई दोस्त बुरा ना मान जाए। मन्नत अभी कैंटीन से बाहर निकली ही थी कि उसे सामने से आते अपने भाई दिख जाते हैं। वह उसे लड़की की तरफ देखकर कहती है, सॉरी मैं आपके साथ नहीं जा सकती, मेरे भाई आ गए हैं। जैसे ही वह लड़की सामने से आ रहे हैं उन चारों को देखते हैं, वह वहां से तुरंत चली जाती है, क्योंकि वह जानती थी अगर उनमें से किसी ने उसे देख लिया तो वह उसे तुरंत पहचान जाएंगे, इसलिए वह वहां से तुरंत भाग जाती है। मन्नत अपने भाइयों के पास आकर रहती है, क्या हुआ आज आप लोग दोपहर में मेरे कॉलेज आ गए? आरव मन्नत को गले लगाकर कहता है, तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा था तो आ गए हम। आदित्य मन्नत के सिर पर हाथ रखकर कहता है, चलो मन्नत चल के बाहर मौज मस्ती करते हैं, खूब सारी खाना खाएंगे और बहुत सारा काम करेंगे, मतलब घूमने फिरने का, मस्ती करने का। मन्नत खुश होकर अपने भाइयों के साथ चली जाती है। वहीं वह लड़की एक खाली क्लास में आकर किसी को फोन करके कहती है, सर काम नहीं हो पाया, रावत फैमिली के बेटे वक्त पर वहां पहुंच गए थे, उधर से कुछ कहा जाता है तो लड़की रहती है, आप चिंता ना करें, वह आज बच गई तो क्या हुआ, कल नहीं बचेगी। युवराज किसी को मैसेज करके कहता है कि राइट साइड पर एक लड़की गई थी, उसको लेकर तुरंत अपने अड्डे पर पहुंचे। युवराज ने उसे लड़की को मन्नत के पास देख लिया था, क्योंकि उसकी नजरें चल की तरह थी, वह बिल्कुल अपने पिता अभिमन्यु की तरह था। वही उसके चारों भाइयों ने भी एक चीज नोटिस की थी, लेकिन उन्होंने मन्नत के सामने इस चीज को आने नहीं दिया था। वह चारों मन्नत के साथ दिन भर घूमते हैं, फिरते हैं, मस्ती करते हैं, शॉपिंग करते हैं और रात को घर आते हैं। अभिमन्यु गुस्से से उन चारों पर चिल्ला रहा था, क्योंकि इन चारों ने इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ दी थी। मन्नत को बहुत बुरा लगता है कि उसकी वजह से उसके भाइयों को डांट पड़ी, लेकिन फिर वह रोने लग जाती है। मन्नत के रोने की आवाज सुनकर अभिमन्यु चुप हो जाता है और मन्नत को शांत करने लगता है। मन्नत अपने हाथ के सारे से उन चारों को वहां से जाने का बोल देती है, वह चारों ही मुस्कुराते हुए वहां से चले जाते हैं।
चारों इस वक्त स्टडी रूम में मौजूद थे और एक दूसरे की तरफ देखकर कुछ इशारा कर रहे थे। तभी वहां अभिमन्यु आ जाता है। अभिमन्यु उन सब की तरफ देखकर कहता है, मैं जानता हूँ उसे वक्त मन्नत ने रोने का नाटक सिर्फ तुम लोगों को बचाने के लिए किया था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुम जवाब नहीं दोगे। युवराज इस एटीट्यूड से अभिमन्यु की तरफ देखकर कहता है, कोई मन्नत को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। आज उसके कॉलेज में हमने उसे लड़की को देखा जो एक बहुत बड़ी शार्प शूटर है और क्रिमिनल उसका मन्नत के आसपास होना इस बात का गवाही है कि कोई मन्नत को मारने की कोशिश कर रहा है या उसके साथ कुछ पूरा करने की। जैसे ही अभिमन्यु के कानों में यह बात पहुंचती है उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ जाता है। तभी पीछे से अभियान, सूरज और रेहान आ जाते हैं। अब वह 8 लोग स्टडी रूम में बैठे हुए थे। युवराज उन सबको बताता है कि वह लड़की मन्नत के कॉलेज में आज ही आई थी और उसने सिर्फ मन्नत से बात की। वह मन्नत को लेकर कहीं जा रही थी, लेकिन तब तक हम लोग पहुंच गए तो उन लोगों का प्लान कामयाब नहीं हो पाया। इसका तो यही मतलब है कि कोई है जो मन्नत को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। अभिमन्यु युवराज, आदित्य आरव की तरफ देखकर कहता है, तुम सब लोग थोड़े दिन के लिए मन्नत के आसपास रहो, क्योंकि मैं जानता हूँ हम मन्नत को घर में कैद करके नहीं रख सकते। अगर हम उसे घर में रहने के लिए बोलेंगे तो वह हमसे सवाल जवाब करेगी और जो हम उसे दे नहीं पाएंगे। इससे तो बेहतर है कि किसी बहाने हम लोगों से लेकर कहीं बाहर चलते हैं जहाँ वह प्रोटेक्ट भी हो सके और उसे किसी भी बात का डाउट भी ना हो। और यह काम सिर्फ तुम लोग कर सकते हो, क्योंकि तुम लोग कहीं भी उसे ले जाने की कहोगे तो वह तुरंत मान जाएगी, क्योंकि वह हमेशा तुम लोगों के साथ घूमने फिरने जाती है। युवराज अभिमन्यु की तरफ देखकर कहता है, मेरा दोस्त है रूस में, उसकी बहन की एंगेजमेंट है, हम वहां जा रहे हैं क्योंकि उसने मुझे बुलाया था। मैं मन्नत को अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहता था, लेकिन अब मन्नत को यहाँ से ले जाना जरूरी हो गया है तो मैं वही चला जाऊंगा। और आप लोग पीछे से पता कीजिए कि वह गुमनाम दुश्मन कौन है जो हमारी बहन को मारने की कोशिश कर रहा है। और हाँ, उसे सजा देने का हक आपका नहीं है, हम चारों का है, और उसे सजा हम लोग देंगे, क्योंकि हमारी बहन की तरफ नजर उठाने वाले को हम जिंदा नहीं रहने देंगे। अद्विक गाड़ी से बाहर आता है और फिर अपना हाथ आगे बढ़ा करने निविशा को बाहर निकलता है। आगे की सीट से आकाश बाहर आता है। अद्विक और निविशा बराबर में चल रहे थे और अद्विक के एक साइड कार्तिक चल रहा था और दूसरी साइड आकाश चल रहा था और उसके पीछे 10 बॉडीगार्ड चल रहे थे उसका। और इतना खतरनाक था कि देखने वालों की रूह कहाँ गई थी। वहीं जैसे ही बोलो दादाजी के वार्ड के आगे आते हैं, अद्विक को इतने सालों बाद अपने सामने देखकर दादी माँ धनुष जी और कीर्ति जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अद्विक बिना किसी पर ध्यान दिए सीधे बात के अंदर चला जाता है। अद्विक, आकाश, कार्तिक और निमिषा के अंदर जाते ही बाकी के लोग भी अंदर आ जाते हैं। अद्विक दादाजी के पास आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन अभी तक उसने एक लफ्ज नहीं बोला था। तभी आकाश दादाजी को आवाज देकर कहता है, दादू देखिए भाई आपसे मिलने आए हैं। जैसे ही दादाजी के कानों में यह आवाज आती है, दादाजी एक झटके में अपनी आंखें खोल देते हैं। दादाजी अपना एक हाथ बढ़ाकर अद्विक के हाथ को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो अद्विक 2 कदम पीछे हटे कहता है, मैं यहाँ सिर्फ अपनी पत्नी और अपने भाई के कहने से आया हूँ, आप लोगों से मिलने का मेरा कोई मन नहीं था। नफरत करता हूँ मैं आप लोगों से, यह बात तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो बाबा, आप सब लोग मेरे भाई को हथियार बनाकर मुझे बर्बाद करना चाहते हैं। मेरा सब कुछ तो आप लोगों ने छीन लिया, आप क्या छीनना चाहते हैं? कुछ नहीं है मेरे पास। और यह अद्विक वह 8 साल का बच्चा नहीं है जिसे आप पहले फैसला कर घर से भाग दोगे और मैं चला जाऊंगा। बातें सुनकर कीर्ति जी के चेहरे पर पसीने की बूंदें आ जाती हैं। वहीं धनुष जी और दादी माँ दादाजी हैरानी से अद्विक को देख रहे थे। अद्विक धनुष जी की तरफ देखकर कहता है, पूछिए अपनी पत्नी से, क्या उसने मुझे घर से बाहर नहीं निकला था? आधी रात को मैं अपनी मर्जी से घर छोड़कर नहीं गया था, बल्कि आपकी दूसरी बीवी ने मुझे घर से बाहर फेंका था और मुझे ये बोला था कि मैं कभी लौटकर ना आऊं, क्योंकि यह सब कुछ उनके अपने बेटे का है। तो नहीं आया मैं कभी लौटकर। जब मेरा बाप ही मेरा नहीं रहा था, मेरा परिवार मेरा नहीं रहा था, तो मैं उसे धन दौलत प्रॉपर्टी का क्या करता? अद्विक की बात सुनकर पूरे परिवार के चेहरे पर हैरानी के भाव आ जाते हैं। वहीं आकाश के चेहरे पर तो नफरत झलकने लगती है और वह नफरत से अपनी मां की तरफ देखता है जो अपना सर नीचे करके खड़ी थी। अद्विक एक बार फिर सबकी तरफ देखकर कहता है, जब 8 साल के बच्चे पर आप लोगों को तरस नहीं आई थी, तो अब तो मैं 28 साल का हो चुका हूँ और आप मुझे आप लोगों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब जरूरत थी तब आप नहीं थे। तो अब तो आपके होने ना होने से कोई मतलब नहीं है। और एक बात, बार बार मेरे भाई को मेरे पास भेजने की कोशिश ना करें, क्योंकि मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ और ऐसा ना हो कि कभी आप लोगों के चक्कर में मैं मेरे भाई को दुखी कर दूं। धनुष की आगे आते हैं और अद्विक के हाथ को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अद्विक 2 कदम पीछे हटे खड़ा हो जाता है और कहता है, कातिल हो आप लोग मेरी माँ के, और मैं अपनी माँ के कातिलों के साथ कोई रिश्ता नहीं रख सकता। अगर आपको पहले से ही इस औरत से प्यार था या इस औरत से आपका कोई रिश्ता था, तो आप मेरी माँ को तलाक दे देते। उसको करने की क्या जरूरत थी? तलाक के बाद कम से कम में मेरी माँ के साथ तो होता, मेरी माँ जिंदा तो होती। मुझे डर डर की ठोकर है तो ना खानी पड़ती। जब रात को मैं डर जाता था तब मेरी माँ मेरे पास तो होती। जब मैं उनके पेट
लेट सोता था, कम से कम मेरी माँ मेरे साथ तो होती, आप लोगों ने तो मुझे मेरी माँ ही छीन ली। कीर्ति आगे आकर अपने हाथ जोड़कर रहती है, मुझे माफ कर दो अद्विक, मैं स्वार्थ में आंधी हो गई थी, मैं अंधी हो गई थी, तुम्हारे पापा को पाने के लिए मैं अंधी हो गई थी, क्योंकि मुझे धनुष जी से मोहब्बत थी। जब वह दीदी को देखने आए थे, मैं उन्हें हर कीमत पर पाना चाहती थी, बस इसलिए मुझे ये भूल हो गई। जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, भूल हुई आपसे, आपसे भूल हुई, आपने एक औरत की जान ले ली, एक 8 साल के बच्चे को अनाथ कर दिया, उसे उसके ही परिवार से अलग कर दिया, उसे रात के अंधेरे में घर से बाहर कर दिया, और आप कहती हो आपसे भूल हो गई। यह भूल नहीं, गुनाह है, और ऐसे गुनाह की कोई माफी नहीं होती, मेरी नजर में तो कोई माफी नहीं है। आपका पति, आपका परिवार आपको माफ कर दे, मुझे इस बात से कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि पहले भी उन लोगों ने आपका ही साथ दिया था, और आज भी वह आपका ही। जो आदमी अपने बच्चे तक का ना हो सका, उसे आदमी से कुछ और उम्मीद की जा सकती है। आप सब लोग आज मेरी एक बात कान खोलकर अपने दिमाग में बिठा लो, मेरा आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं है, ना कभी था और ना ही कभी होगा, और मेरा घर सिर्फ मेरे भाई के लिए खुला हुआ है, बाकी किसी के लिए नहीं। अगर किसी ने मेरी जिंदगी में दखल देने की कोशिश की या मेरी जिंदगी में शामिल होने की कोशिश की, तो कसम खाकर कहता हूँ, उसे इंसान को इतनी बुरी मौत मारूंगा ना उसकी आत्मा तक जख्मी हो जाएगी, क्योंकि मेरे अंदर आप लोगों के लिए सिर्फ नफरत है, और मैं ये नफरत निकालना नहीं चाहता, पर कैसे बढ़ाना चाहता हूँ। आज तक आप लोग मेरे सामने नहीं आए थे, इसलिए मैंने अपना बदला नहीं लिया, लेकिन मेरे बदले की शुरुआत होती है आज से। अद्विक निविशा का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगता है, तभी आकाश की आवाज आती है, मैं भी आपके साथ चलूंगा। भाई, मुझे नहीं पता था मैं कातिलों के साथ रहता हूँ, मुझे नहीं पता था मेरी माँ इतनी बुरी औरत है, मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ ने बड़ी माँ की जिंदगी खराब की है, मुझे नहीं पता था कि यह अपने पिता के नाम पर कलंक है। आकाश की बात सुनकर कीर्ति जी घुटनों के बाल जमीन में बैठ जाती हैं और कहती है, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए तो किया था। आकाश अपनी माँ के सामने खड़ा होता है और कहता, नहीं, ये सब कुछ अपने अपने लिए किया था, क्योंकि आपके पापा चाहिए थे, आपने ये सब कुछ अपने फायदे के लिए किया, क्योंकि सब कुछ आपको चाहिए था। मैं तो उसे वक्त दुनिया में भी नहीं आया था, मेरा तो नाम हो निशान नहीं था, तो आप ये सब कुछ मेरे माथे मत कर खुद को अच्छा साबित करने की कोशिश मत कीजिए। अगर मैं उसे वक्त इतना बड़ा होता तो मैं अपने भाई के साथ जाता, आपके पास नहीं रहता। आज से मेरा भी आपके पास कोई रिश्ता नहीं है। अद्विक अपने एक हाथ से निशा का हाथ पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से आकाश का हाथ थाम लेता है और एक तेरी स्माइल करती जी को देते हुए उसे कमरे से बाहर निकल जाता है। कीर्ति जी पीछे जाते हुए कहती है, आकाश रुक जाओ, आकाश यह आदमी सब कुछ जानबूझकर कर रहा है, आकाश रुक जाओ, ये तुम्हें मुझसे दूर करना चाहता है, तो मेरे बेटे हो, आकाश अपनी माँ के पास आओ। कीर्ति जी पागलों की तरह चिल्लाती रह जाती है, लेकिन आकाश अपने भाई का हाथ थाम कर वहां से चला जाता है। धनुष की नफरत और गुस्से से कीर्ति का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करते हैं और कहते हैं, क्यों किया था तूने ये सब कुछ, किस लिए किया था? जिस दिन तूने मुझे ये कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती है, मैं उसी दिन तुझे क्लियर कर दिया था कि मैं तुझसे प्यार नहीं करता, मैं हमेशा से अपनी बीवी से प्यार करता था, आज भी करता हूँ। तूने गलती से और धोखे से मेरे साथ रिश्ता बनाया था, तब जाकर आकाश इस दुनिया में आए। तूने मुझे, मेरा सब कुछ, इंडिया, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा परिवार, सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुमने सिर्फ और सिर्फ अपनी इतना कामयाब मोहब्बत के लिए क्या मिला तुझे? इतना सब कुछ कर तूने मुझे उसे रात के बाद कभी नहीं का पाया। तू मेरे साथ एक कमरे में तो रही, लेकिन मेरी पत्नी नहीं बन पाई। तू मेरे साथ हर जगह गई, लेकिन तूने खुद को मेरी पत्नी बताया, मैंने कभी तुझे अपनी पत्नी नहीं बताया। आकाश को मैंने अपना बेटा बताया, क्योंकि आकाश मेरा बेटा था, गलती का ही सही, लेकिन बेटा था। लेकिन तूने तूने मेरे जिगर के टुकड़े को मुझे अलग कर दिया। अगर मुझे पता होता ना कि वह घर छोड़कर गया नहीं था, बल्कि तूने उसे घर से निकला था, तो उसके बजाय मैं तुझे उसे घर से बाहर फेंक देता, चाहे मुझे तुझसे आकाश को छीना ही क्यों ना पड़ता। दादी माँ कीर्ति की तरफ देखकर नफरत से कहती है, मैंने तो तुझे अपनी बहू के रूप में इसलिए स्वीकार किया था कि तू मेरी बहू की बहन थी, मुझे लगा तू मेरे अद्विक को संभाल लेगी, तू उसे एक माँ का प्यार देगी, लेकिन तुमने तो उसे सब कुछ छीन लिया। आज वह हम सबसे नफरत करता है, हमारी भी गलती है, मैं भी उसके साथ जाना चाहिए था। वह थोड़े दिन हमसे नाराज रहता, लेकिन शायद फिर वह हमें माफ कर देता, लेकिन 20 साल बाद अब तो वह हमें कभी माफ नहीं करेगा। उसके दिल में नफरत घर कर चुकी है। आज तुमने अपनी नफरत में क्या पाया? तुम्हारा खुद का बेटा तुम्हें छोड़कर चला गया। दादाजी धनुष जी और गायत्री जी की तरफ देखकर कहते हैं, इसे बोलो यहाँ से चली जाएं और दोबारा यहाँ है, क्योंकि मैं उनकी शक्ल नहीं देखना चाहता, इनकी वजह से मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया है। अद्विक और निविशा और आकाश तीनों लोग आकर अपनी गाड़ी के पास खड़े हो जाते हैं। अद्विक गाड़ी में बैठ जाता है, क्योंकि उसकी साइड का बॉडीगार्ड ने गेट खोल दिया था। दूसरी साइड आकाश निविशा के लिए गेट खोल देता है और निविशा भी उसमें बैठ जाती है। आकाश सामने ड्राइवर के साथ बैठ जाता है। गाड़ी में पूरी तरीके से खामोशी छाई हुई थी, क्योंकि आज अद्विक की बात सुनकर आकाश को अपनी माँ से नफरत हो गई थी, अपने पिता से, अपने पूरे परिवार से, कि उसके लिए उसकी माँ ने अद्विक के साथ इतना बड़ा धोखा किया था, और अपने पिता और दादा दादी से इसलिए क्योंकि उन्होंने एक बार भी अद्विक को ढूंढकर उसे
अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश नहीं की थी। अद्विक खिड़की के बाहर देख रहा था। आज एक बार फिर उसका दर्द, उसकी यादें ताज़ा हो गई थी। जब निविशा देखी है कि अद्विक परेशान है तो वह अद्विक के हाथ पर अपना हाथ रखे रहती है। सारी दुनिया आपका साथ छोड़ सकती है देखा, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। आप चाहोगे तब भी और आप नहीं चाहोगे तब भी, यह वादा है मेरा आपसे। मैं जानती हूँ आप एक अच्छे बेटे हैं, एक अच्छे पति हैं, एक अच्छे भाई हैं और आप आगे चलकर एक बहुत अच्छे पिता भी बनेंगे। अद्विक जल्दी से गाड़ी का पार्टीशन ऑन कर देता है और निविशा को उठाकर अपनी गोदी में बिठा लेता है और उसके होठों पर टूट पड़ता है, क्योंकि इस वक्त उसे अपनी पुरानी यादों से बाहर आना था। उसे अपनी माँ की चीखों से बाहर आना था। शायद अभी ऐसा कुछ राज था जो अद्विक के सीने में दफन था, जिसे अद्विक अभी किसी के सामने लाना नहीं चाहता था। ऐसा कुछ था जो अद्विक को उन सब से नफरत करने पर मजबूर कर रहा था। अभी पूरी तरीके से निविशा पर हावी हो चुका था। वह निविशा के होठों को पागलों की तरह काट रहा था। निमिषा को अपने पास देखकर अद्विक को एक सुकून का एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे निशा के रूप में उसके पास दुनिया जहां का सुकून और शांति है, लेकिन उसकी आंखों में एक आग थी। वह आग थी नफरत की, जो शायद आप किसी को जलकर रख करने वाली थी। 1 घंटे निविशा के होंठ से खिलवाड़ करने के बाद जब गाड़ी रुकती है तब जाकर अद्विक निविशा को छोड़ता है और निविशा गहरी गहरी सांस से लेकर खुद को नॉर्मल करती है। अद्विक ने तो 1 मिनट के अंदर खुद को नॉर्मल कर दिया था और गाड़ी से बाहर निकलकर निविशा की साइड का गेट खोलकर उसे हाथ पकड़कर बाहर निकलता है। आकाश बिना अद्विक से नजरें मिलाए अंदर की तरफ बढ़ जाता है। जाते हुए आकाश को अद्विक एक नजर देखा है और उसके बाद वह अपने कमरे की तरह बढ़ जाता है। निविशा अद्विक के पीछे आते हुए कहती है, आपको वह सारी बातें आकाश के सामने नहीं करनी चाहिए थी, उसे बच्चे पर सारी बातों का गलत असर पड़ेगा। अद्विक अपनी गहरी नजरों से निविशा को देखकर कहता है, उसे भी तो पता चलना चाहिए कि उसकी माँ ने क्या कुछ गलत नहीं किया है किसी के साथ, और जो गलत करेगा उसे भी गलत सहने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आकाश अपने कमरे में बेड के सहारे टिकर जमीन पर बैठा था। पूरे कमरे में अंधेरा था, कमरे का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था और वह बेड के सहारे बैठकर कहता है, क्योंकि आपने ऐसा प्यार का मतलब हमेशा किसी को का लेना तो नहीं होता ना, प्यार का मतलब किसी की खुशी के लिए उसे छोड़ देना भी होता है। मन तो आपने ऐसा क्यों किया? क्यों आपने बड़ी माँ के साथ इतना गलत किया? क्यों अपने भाई से उसका परिवार छीन लिया? क्यों अपने 8 साल की उम्र में भाई से उसकी माँ को छीन लिया और उसे मासूम बच्चे को इस घर से बाहर कर दिया? आप तो माँ कहलन के लायक नहीं है। मौसी भी तो माँ जैसी ही होती है ना, तो अपने भाई को उसकी माँ बनकर प्यार क्यों नहीं किया? आप मुझे जन्म न देकर अगर भाई को अपना बेटा बना लेती ना, अगर मैं इस जन्म में आपके पास नहीं भी ये पता ना, तभी मुझे कोई डर कोई अफसोस नहीं होता। लेकिन आज मुझे आज को अपनी माँ मानने पर अफसोस हो रहा है। नफरत करता हूँ मैं आपसे, बेइंतहा नफरत। आज मैंने भाई के चेहरे पर जो नफरत अच्छी, उसे देखकर मुझे इतना तो एहसास हो गया है कि अभी ऐसा बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते हैं। कसम से माँ, अगर उसमें आपका जरा सा भी हाथ हुआ ना, मैं आपसे मन होने का भी छीन लूंगा। नफरत तुमसे वैसे भी आपसे हो गई है, फिर मैं आपको अपनी माँ करने से भी इनकार कर दूंगा। और अपना सर नीचे करके रोने लगता है। वही कमरा के गेट पर खड़ा अद्विक आकाश की हर बात को सुन चुका था। आज उसे अपने भाई को अपना बनाने में बहुत गर्व महसूस हो रहा था कि उसका भाई सच का साथ देने वाला है। चाहे बुराई के रास्ते पर उसकी खुद की माँ थी, लेकिन वह सच का और अपने भाई का साथ दे रहा था। रिद्धिमा को इतनी गुस्से में देख रहा था। तेरे दिमाग खींचकर शरद जी के उसे बिजनेस पार्टनर को एक थप्पड़ लगती है और कहती है, ये घर तुम्हारा नहीं है, जो तुम मेरे पापा माँ मेरे परिवार को इस घर से निकल रहे हो। यह घर मेरे दादाजी का है, पापा के नाम पर नहीं था, जो तुम धोखे से अपने नाम कर लोगे। जब ये घर पापा जी के नाम दादाजी करके गए थे तो मैंने पापा जी ने मिलकर दादा और दादी जी के नाम कर दिया था, तो इस नाते इस घर पर आज भी हमारा हक है। और हाँ, रही बात बिजनेस की, तो बिजनेस तो तुम्हारा नहीं है, तो कह दो जाकर अपनी उसे मैडम से, अगर मेरे परिवार की तरफ नजर उठाकर भी देखी ना तो उसकी नजरों को निकाल लूंगी मैं। और मैं अच्छे से जानती हूँ ये सब कुछ तुम किसके कहने पर ओके कर रहे हो। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो निकलो यहाँ से, वरना भारी बाजार कपड़े निकाल दूंगी तुम्हारे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। सब लोगों को अंदर ले जाती है और सर्वेंट से कहकर सारे सामान को फिर से घर में लगवा देता है। उसके बाद वह खेत कीजिए और शरद जी के पास आकर रहती है। आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपके बेटे ने आपका साथ छोड़ दिया तो क्या हुआ, लेकिन आपकी यह बेटी आपको कभी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि जब मुझे आपकी जरूरत थी तो अपने हर पल हर कदम मेरा साथ निभाया था। तो आज मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने माता पिता की दाल बनी उन्हें हर एक बुरी नजर से बचाव। आप फिक्र मत करना, आपकी यह बेटी कमजोर नहीं है, सिर्फ किसी की मोहब्बत में खुद को थोड़ा कमजोर बना लिया था। लेकिन आप फिर से हम उठकर खड़े होंगे और फिर से उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देंगे और आपके करना करें, आपको आपके घर से कोई बाहर नहीं करेगा। मृत्युंजय अपनी कार को तेज स्पीड से चलाकर घर के बाहर आकर रुकता है और बहुत गुस्से में घर के अंदर जाता है। घर में किटी पार्टी चल रही थी, वह बहुत सारी लड़कियां और औरतें बैठी हुई थी। मृत्युंजय वहां जाकर प्रीति
को उठाकर खड़ा करता है और एक बहुत जोर का तमाशा प्रीति के गाल पर मार देता है और कहता है, बोला था ना मेरे परिवार से दूर रहना, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आए। अब देखो मैं तुम्हें किस तरह से बर्बाद करता हूँ। आज तक मैं चुप सिर्फ इसलिए था कि मैं तुम्हारे पिता को मरते वक्त वचन दिया था, लेकिन उन्होंने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान देती थी और आज मैं वह वचन तोड़ता हूँ, क्योंकि मैंने उनसे कहा था जिस दिन बाद मेरे परिवार पर आएगी ना, मैं हर एक वचन तोड़ दूंगा। और हाँ, तुम रहती हो ना कि तुम मेरी पत्नी हो। किसने बोला तो मेरी पत्नी? मैं तुमसे कभी शादी ही नहीं की, तो पत्नी किस चीज की? मेरी सिर्फ एक पत्नी है और वह है मेरी रिद्धिमा, समझी। और अपनी शक्ल देख जाकर चुड़ैल से मैं शादी करूंगा। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपने अपनी औकात से बाहर नहीं देखना चाहिए। गुस्से में वहां से बाहर चला जाता है। बाहर इस वक्त मीडिया की भी जमा थी। सब लोग मृत्युंजय को देखकर कहते हैं, मिस्टर मृत्युंजय राणा, खबर मिली थी कि आपकी मौत हो चुकी है, लेकिन आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? मृत्युंजय मीडिया की तरफ देखकर कहता है, मिस्टर राजेश श्रीवास्तव ने मेरी जान बचाई थी और मैं इतने दिनों से उनके घर पर ही था। मेरी वजह से मिस्टर राजेश श्रीवास्तव की मौत हुई थी, इसलिए उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं उनके परिवार की देखभाल करूं। इसलिए मैं पिछले 9 महीने से यहाँ था, लेकिन उनकी बेटी ने आज मेरे परिवार को टारगेट करके उसे वचन को तोड़ दिया है। इसलिए अब मैं उनके दिए गए हर एक वचन से आजाद और मैं वापस अपने परिवार के पास जा रहा हूँ। आज के बाद मेरा किसी भी तरह से श्रीवास्तव परिवार से कोई रिश्ता नहीं है। सर, हमने सुना था कि आपने मिस्टर श्रीवास्तव की बेटी प्रीति श्रीवास्तव से शादी करी थी। मृत्युंजय रिपोर्टर की तरफ देखकर कहता है, मेरे पास ढेर सारे लोग आते हैं या लड़कियां आती हैं ये बोलने के लिए कि मैं उनसे शादी कर दूंगी, मैं उनकी बेटी से शादी कर लूं, तो इसका यह मतलब नहीं है कि मैं हर किसी से शादी कर लूंगा। आप लोग पहले से ही जानते हैं कि मैं शादीशुदा हूं और आप लोगों को ये जानकर बहुत खुशी होगी कि अब मैं एक बच्चे का पिता भी हूं। तो मैं प्रीति श्रीवास्तव जैसी आवारा और शराबी लड़की से शादी क्यों करूंगा, जबकि मेरे पास दुनिया की बेस्ट पत्नी है। एक ही बार में प्रीति श्रीवास्तव की दुनिया हिला कर रखी थी और सबके सामने उसे जलील करके रख दिया था। वहीं प्रीति हाल में बैठी गुस्से से पाप रही थी। उसका बना बनाया खेल बिगड़ गया था। उसने खुद मृत्युंजय के लिए अपने पिता को मारा था। उसने खुद अपने पिता से ऐसा वचन दिलवाया था कि मृत्युंजय कभी उसे छोड़कर जा सके, लेकिन आज उसकी एक गलती है उसके सारे प्लान को बर्बाद कर दिया था। मृत्युंजय की कार 1 घंटे बाद राणा मैंशन के बाहर आकर रुकती है। वह घर से बाहर निकाल कर अपने घर को देखा है और फिर घर के अंदर चला जाता है। अभी मृत्युंजय ने घर के अंदर कम ही रखा था कि उसे एक शांत आवाज सुनाई देती है, मेरे घर के अंदर कदम रखने की कोशिश भी मत कीजिएगा आप। मृत्युंजय सामने देखा है तो सामने रिद्धिमा खड़ी थी और सब लोग रिद्धिमा के पीछे खड़े थे। जो रिद्धिमा मृत्युंजय के सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, क्यों आए हैं आप यहाँ? क्या है आपका? यहाँ कुछ भी नहीं है, चले जाइए यहाँ से वापस, क्योंकि अब ये परिवार मेरा है। यह माता पिता मेरे हैं, दादा दादी मेरे हैं, चाचा चाचा मेरे, भाई और उसकी बीवी मेरी, और यह बच्चा भी मेरा। तो आपका यहाँ कुछ भी नहीं है, जाइए यहाँ से जहाँ से वापस आए हैं वहीं। मृत्युंजय अपनी पैंट की पॉकेट में अपने दोनों हाथ डालकर एटीट्यूड से रिद्धिमा के सामने खड़े होकर कहता है, अच्छा तो मेरी माँ ने तुम्हें पैदा किया था, तो फिर मुझसे शादी कैसे कर दी? और अगर ऐसा ही था तो तुम मेरे बच्चे की माँ कैसे बन गई? या ऐसा तो नहीं है कि यह बच्चा पेड़ पर से आ गया हो? क्योंकि जब मेरा तुमसे या इस घर से कोई रिश्ता नहीं है, तो मेरे सवालों के जवाब दे दो। रिद्धिमा भी उसी तरह एटीट्यूड से अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर बांध कर रहती है। पहले का तुम्हें कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन आज का रिश्ता यह है कि मम्मी पापा मेरे हैं और मैं उन्हें आप जैसे इंसान के साथ कभी भी बांट नहीं सकती। एक वचन के लिए आप किसी और के घर में उसके दामाद बनकर रहने लगे, कल को कोई और आ जाएगा तो आप उसके भी पति बनकर उसके साथ चले जाओगे, तो फिर मेरी यह इस परिवार की आपको जरूरत क्या है? मृत्युंजय 2 कदम और चलकर रिद्धिमा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 9 महीने मुझसे दूर रहकर तुम्हारी जबान बहुत ज्यादा निकल आई है, इसे काटना मुझे बहुत अच्छे से आता है। मुस्कुराते हुए 1 कदम मृत्युंजय के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, 9 महीने दूर थी आप मुझसे, क्या पता 9 महीने में मेरी जिंदगी में कोई आ गया हो, जैसे आपने किसी और से शादी करी या नाटक किया, जो कुछ भी था हो सकता है हकीकत में मेरी जिंदगी में कोई आ गया और मैं अब आपके साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि जिस वक्त मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी आप तो उसे वक्त खुश प्रीति श्रीवास्तव के साथ घर घर खेल रहे थे ना। तो अब क्या लेने आए हैं आप यहाँ? क्या है आपका यहाँ? उसे वक्त आपको अपने पूरे दादा दादी का ख्याल नहीं आया? उसे वक्त आपको अपने मम्मी पापा का ख्याल नहीं आया या इस परिवार की एक मेंबर का ख्याल आया? अरे छोड़िए ये सब लोग, तो फिर भी खुद को देख लेते, एक बार भी आपको अपने बच्चों का ख्याल आया? क्योंकि यह तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप जानते थे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि इतना सब कुछ अपने नाटक किया था, इतना सब कुछ किया था, तो आप ये भी जानते होंगे, क्यों? सही कहा ना मैंने?
मृत्युंजय जो सामने से धोखा देता है ना उसके अंदर भी सामने से बोलने की हिम्मत होती है। आपने क्या किया, आपने मुझे मेरा सब कुछ छीन कर उसे प्रीति को दे दिया, मेरा पति मेरा परिवार सब कुछ आप उसके बनाकर पिछले 9 महीने से रह रहे थे, तो आपके पास क्या प्रूफ है कि आपका उसका रिश्ता नॉर्मल था या आपका और उसका कभी पत्नी पति पत्नी जैसा रिश्ता ना रहा हो? बोलो, है कोई सबूत आपके पास? रिद्धिमा की आंखों में आंखें डालकर बोलता है, मेरी जवान मेरा सबूत है, मेरा तुम्हारी आंख में आंखें डालकर बोलना मेरा सपोर्ट है, सब कुछ मेरे चेहरे की भावनाएं, मेरे दिल की फीलिंग्स और मेरा भगवान सब कुछ जानता है, मेरी परवरिश जानती है कि मैं ऐसा कोई काम नहीं किया कि मुझे तुम्हारी या किसी और के सामने नजरें झुकना की जरूरत पड़ी। मृत्युंजय के सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, मैं भी 9 महीने के लिए गायब हो जाती हूँ, मैं भी किसी और के साथ उसकी पत्नी बनकर रहती हूँ, फिर 9 महीने बाद आकर मैं आपसे कहूंगी कि मैं तो हमेशा से आप ही की थी, आप ही की पत्नी थी। आपकी आंखों में आंखें डालकर बोलेगी कि मैं कुछ गलत नहीं किया, आप मुझे अपनाएंगे? रिद्धिमा की जवाब सुनकर मृत्युंजय एक कदम पीछे हट जाता है और वह हैरानी से रिद्धिमा के चेहरे को देखा है तो रिद्धिमा जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, मैंने सिर्फ बोला तब आप तो कदम पीछे हट गए, अगर मैंने ऐसा किया होता तो आप तो मुझे इस घर के बाहर फेंक चुके होते। मृत्युंजय रिद्धिमा के करीब आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं फिर भी तुम्हें अपना लेता, क्योंकि भले ही तुम्हारे शरीर को किसी ने छुआ होगा लेकिन तुम्हारी आत्मा हमेशा मेरी मृत्युंजय राणा की रहती। आज तक तुमने मेरा प्यार देखा है, अब तुम मेरा जुनून देखोगी, मृत्युंजय राणा का पागलपन देखोगी, मृत्युंजय राणा की बेहद मोहब्बत देखोगी। मैंने अपने वचन के लिए 9 महीने तुम्हें खुद से दूर रखा था, लेकिन एक वजह और थी, अगर मैं वहां नहीं रहता तो वह पागल लड़की तुम्हारे और मेरे बच्चे के साथ कुछ भी कर सकती थी, तो उसे तुमसे दूर रखने के लिए मुझे उसे घर में रहना पड़ा। और दूसरी बात, मैंने कभी भी उसे लड़की को अपने आसपास नहीं आने दिया था, मैंने आज तक अपनी सफाई अपने माँ बाप को भी नहीं दी, लेकिन तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हारा हक है सब कुछ जानने का। रिद्धिमा मृत्युंजय की तरफ देखकर कहती है, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, तो मैं इस घर में रहना है तो तुम रहो, तुम्हारा घर है, तुम्हारे माँ बाप का घर है, लेकिन मेरे कमरे में आने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम रिद्धिमा राणा का वह रूप देखोगे जो आज तक तुमने कभी देखा नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ विक्की और पलक अपने परिवार के साथ थे। विक्की की मां पलक से कह रही थी कि वह प्रेग्नेंट हो जाए क्योंकि उन्हें भी अब एक बच्चों की जरूरत है। वहीं विक्की अपनी मां की तरफ देखकर कहता है, मम पलक को फोर्स नहीं कर सकती, मन बना ना बना उसकी मर्जी होनी चाहिए, आपकी यह मेरी नहीं। करण अपने फ्लैट पर अकेला बैठा हुआ था और उसके हाथ में इस वक्त पलक अपनी एक फोटो थी जिसमें पलक उसकी पीठ पर चढ़ी हुई थी और उसके बालों को खींच रही थी। यह फोटो मृत्युंजय ने खींची थी जब वह लोग कॉलेज के लास्ट डे पर मिले थे कॉलेज में। कारण उसे फोटो को देखकर कहता है, मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हारी मोहब्बत का हर बार मजाक उड़ाया, हर बार तुम्हें खुद से दूर जाने के या भेजने के लिए हर एक हथकंडा अपनाया, लेकिन उसके पीछे भी वजह है पलक। जिस दिन तुम्हें वह राज पता चल गया ना, तुम इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत मुझसे करोगी, क्योंकि वह वजह ही इतनी बड़ी है कि तुम मुझसे नफरत किए बिना रह नहीं सकती। इसलिए मैंने तुम्हें खुद से दूर रखा कि ना ही कभी मुझे तुम्हारी आदत होगी और ना ही कभी तुम्हें वह वजह पता चलेगी, लेकिन अब मैं खुद ही तुम्हारे बिना नहीं रह पाता हूँ। जब जब तुम्हें विक्की के साथ देखता हूँ ना, ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे दिल को मेरे सीने से निकाल कर अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया हो। पलक, मैं जानता हूँ अब तुम मेरी कभी नहीं हो सकती और मैं कभी तुम्हारे और विक्की के साथ या रास्ते में आऊंगा भी नहीं, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा पवित्र रिश्ता होता है शादीशुदा होना। एक पति पत्नी का रिश्ता सबसे ज्यादा पवित्र हम होता है और मेरी मर्यादा और मेरे संस्कार मुझे इस बात की गवाही नहीं देते कि मैं तुम पर अपनी नजर बनाऊं, लेकिन अपने दिल को कैसे समझाऊं जो सिर्फ तुम्हारे नाम से धड़कता है, जो सिर्फ तुम्हें चाहता है, जो सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता है। आज से नहीं, कॉलेज के फर्स्ट डे से उसे दिन अच्छा होता मैं तुम्हारे बारे में जानकारी ना निकलवाई होती तो मुझे कभी नहीं पता चला कि तुम समर अंकल की बेटी हो। शनाया और कुणाल हिमाचल में शिफ्ट हो गए थे क्योंकि अब बोलो मुंबई वापस नहीं आना चाहते थे। सब लोग हिमाचल में खुश थे। अशोक जी उसे दिन की बात कहाँ चले गए थे किसी को नहीं पता था। उसे दिन राणा मेंशन से निकलने के बाद वह कहाँ गई कोई नहीं जानता, नहीं किसी ने पता करने की कोशिश की। गीता जी ने मान लिया था कि सालों पहले वह अपने पति को खो चुके थे। दादा दादी ने भी अपने बेटे के गुनाह पर उनसे मुंह मोड़ लिया था। सब कुछ सही जा रहा था। शनाया कुणाल भी अपनी दुनिया में खुश थे, लेकिन यह एक तूफान से पहले की शांति थी जो शक्ति जिंदगी में दस्तक देने वाला था। रिद्धिमा और मृत्युंजय एक दूसरे के सामने खड़े थे। रिद्धिमा शरद जी की तरफ देखकर कहती है, पापा उनके लिए गेस्ट रूम तैयार करवा दीजिए, और खुद सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे में चली जाती है। वहीं रिद्धिमा के जाने के बाद उसे हाल में हंसी की आवाज पहुंचने लगती है। सब लोग हैरानी से उसे तरफ देखते हैं जहां रोहन अपना पेट पकड़कर हंस रहा था। सब लोग उसे इस तरह हंसते देखकर हैरान थे क्योंकि किसी को समझ नहीं आया था कि रोहन इस तरह क्यों हंस रहा था।
मृत्युंजय अपनी सख्त और सर्द आवाज में कहता है, पागल हो गया या पागलपन का दौरा पड़ा है, बोल तो पागल खाने शिफ्ट करवा दूं, ये बेचारी भी बच जाएगी तो जैसे पागल से। रोहन हंसते हंसते कहता है, भाई अपनी बीवी के आगे तो आपकी चली नहीं और मुझे पागल खाने भेजोगे। मैं अभी जाकर कहता हूँ कि भाभी भाई मुझे पागल खाने भेजना है, कहीं ऐसा ना कि भाभी आपको पागल खाने पहुंचा दे। वैसे मजा आया आज, भाभी ने क्या बेइज्जती करी ना आपकी, सच में दिल खुश हो गया मेरा तो आज। आप हमेशा अपनी एक बड़ी बड़ी आंखें करके मुझे डराया करते थे ना, आज आपको डरते हुए देखना मजा आ गया मुझे। पूरे हॉल का माहौल एकदम ठंडा हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे रीत की हड्डी में कपकपी छूट गई हो। सब लोग सामने खड़े मृत्युंजय को देख रहे थे, जिसका और इस वक्त बहुत खतरनाक था। ऐसा लग रहा था कि उसके हाथों किसी का मर्डर होना पक्का है। वही सिया रोहन का हाथ पकड़कर उसे मृत्युंजय की तरफ देखने का इशारा करती है। जब रोहन अपनी नजर मृत्युंजय की तरफ करता है तो तुरंत ही उसकी हंसी बंद हो जाती है, क्योंकि मृत्युंजय बहुत खतरनाक नजरों से रोहन को देख रहा था। उसकी नजरों के डर से रोहन एक पल में वहां से 9-2-11 हो जाता है। वही रोहन को वहां से भागते देख सब लोग वहां से अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।